नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 18 मार्च 2023 और आज एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होगी उस दिन मैं अपने तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे वीडियो प्रोवाइड करा दिया करूँगा, जैसे कि आज तक कराता आया हूँ। और आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको लाभ प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों एक प्रश्न अभी कुछ ही दिन पहले पूछा गया था कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो भाई आयरन मैन भी है इंडिया में, तो पूछा जा सकता है तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। एक इसी फॉर्म में है जो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो इनको भी ध्यान रखें साथ में, ठीक है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, जिसे आजकल गृह मंत्री कहा जाता है। इसके अलावा आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है ये इंदिरा गांधी थी, है ना। इन्हें इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे पहले 1972 में भारत रत्न इन्हें दिया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ था। 1975 में देश में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित कराने वाली प्रधानमंत्री यही है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी के बारे में। इनके किताब का नाम भी याद रखना है, इटर्नल इंडिया, शाश्वत भारत इसका हिंदी होगा। ये किताब भी इन्होंने ही लिखी थी। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के बाद जो देसी रियासत से, इंडिया में कितने देसी रियासत हैं भाई स्वतंत्र भारत के बाद। तो 562, कहीं कहीं 565 भी लिखेगा, ठीक है। तो इतने जो देसी रियासत थे इनको स्वतंत्र भारत में मिलाने का जो काम है, जिम्मा है, किसे सौंपा गया था। तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि भाई स्वतंत्र भारत के बाद देसी रियासत को भारत सरकार में मिलाने का काम किसने किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ध्यान रखेंगे। इनके साथ साथ बीपी मेनन साहब भी जो है इन काम में इनको जो है साथ दिए थे, ठीक है। इसके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी का नाम आपने सुना होगा, जो गुजरात के केवड़िया में है, जिसका अब नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया में इतनी ऊंची प्रतिमा अभी कहीं भी नहीं है वर्तमान में। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल में विजेता कौन है। देखिए फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल में जो विजेता है ये आपका है राफेल नडाल है। अभी तक फ्रेंच ओपन नहीं पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ओपन 2022 पूछा गया है और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के महिला पूछा गया है। आज मैं ओपन पे एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा 4 से 5 मिनट का, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर बढ़ जाएंगे। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल है। फ्रेंच ओपन 2022 में जो महिला एकल के विजेता है ये एगा स्विटेक है, ठीक है। एगा स्विटेक फ्रेंच ओपन में भी महिला में जीती थी और साथ ही साथ यूएसए ओपन में भी महिला में जीती थी। दोनों में एगा स्विटेक ही है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 हुआ था, इसमें पुरुष में जो फ्रेंच में पुरुष में है वही ऑस्ट्रेलिया में भी पुरुष में है, राफेल नडाल। और महिला में बदल गया है एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाली है, संन्यास की घोषणा कर चुकी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एस्ले बार्टी। विंबलडन 2022 में पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में एरिविकिना। इन दोनों सबसे अलग है, इन दोनों में जो है सबसे अलग है, किसी और से नहीं मिलता है, इसीलिए विंबलडन पूछ नहीं रहा है। कंफ्यूजन वाला पेयर ही पूछता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अमेरिका ओपन 2022 कार्लोस अल्कारेज और महिला जो है एगा स्विटेक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट करेंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल जो है नोवाक जोकोविच और महिला एकल जो है ए सबलेंका। वो कहते हैं ना कि प्रभु जब देने लगते हैं तो इतने देते हैं कि आदमी संभाल नहीं पाते, कहाँ रखूं क्या करूं। तो वही चीज है भाई, जो जीत रहा है वो जीतते ही जा रहा है। एक आदत सी हो गई है उनके जेहन में, है ना। तो जब आदमी का समय पॉजिटिव हो तो हर चीज अच्छा ही होता है, ऐसा मेरा मानना है।
है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट कंप्यूटर के सीपीयू से संबंधित नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले थे एग्जाम के अंदर कल, तो मैंने भी रख लिया है भाई। कंप्यूटर के सीपीयू से रिलेटेड जो पार्ट है ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, कंट्रोलर यूनिट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा और कई सारे बसेस के पार्ट हो जाएंगे। तो ये चारों जो हैं आपके सीपीयू के पार्ट होते हैं। सीपीयू बेसिकली एक चिप नहीं होती, सीपीयू कैबिनेट के अंदर ये सब चीज जो है फिट किए रहते हैं, ठीक है। इन होल चीज को हम लोग आजकल सीपीयू कह देते हैं, जो नीचे रखा रहता है डब्बा के जैसा। एक्चुअली वो सीपीयू नहीं है, वो सीपीयू कैबिनेट है ना। तो इसके अंदर एएलयू, सीयू, रजिस्टर, बसेस वगैरह रहते हैं सीपीयू के अंदर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को। पूरे कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया अगर आपसे पूछ ले तो 5 भागों में बांटा गया है, जैसे इनपुट आउटपुट है ना, इसके बाद स्टोरेज डिवाइस, ये सब मिला के जो है 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का आविष्कार मतलब क्या उपयोग किया गया था, और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक जो है ये आपके शॉकले बार्डिन है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का आविष्कार मतलब प्रयोग किया गया था, और आईसी चिप के जो आविष्कारक हैं जैक किल्बी है ना। और आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। ये सब ध्यान रखेंगे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मैक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है कि इरडाई के वर्तमान में जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? चेयरपर्सन कौन है इरडाई के? तो देखिए इरडाई सबसे पहले क्या होता है, तो इरडाई जो है ये बीमा प्राधिकरण केंद्र है, यानी बीमा नियामक क्षेत्र में काम करता है, बीमा से संबंधित जो है देख रेख करता है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये आपका देवाशीष पांडा जी बने हैं, ठीक है। इसके अलावा इरडा की स्थापना की बात करेंगे तो 1999 में होता है। मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। कल इरडा की स्थापना पूछा गया था, ठीक है। यह बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ संस्था है, बता दिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय भी हैदराबाद के अंदर ही है। चार मीनार जो है ये भी आपका हैदराबाद में ही अंदर ही में ही है। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है ये भी आपका हैदराबाद में ही है। इसके अलावा हैदराबाद में और क्या है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान ये भी आपका हैदराबाद में ही है। तो ये सब हैदराबाद के रिगार्ड में याद आपको रखना है। इसके अलावा इरडा की स्थापना कल पूछा गया था, तो आपको आरबीआई की स्थापना पूछा जा सकता है 1935, एसबीआई की स्थापना पूछा जा सकता है 1955, नाबार्ड की स्थापना उससे पहले दिन पूछा गया था, तो नाबार्ड की स्थापना 1982। इसके अलावा नाबार्ड के अलावा आपको सेबी की स्थापना पूछा जा सकता है, तो सेबी की स्थापना 1988। एक बच्चे बोल रहे थे 90 में हुआ, तो 90 में भाई इसको जो है मान्यता मिला था, स्थापना 1988 में ही हुआ था, ध्यान रखेंगे। सीडबी की स्थापना जो लघु बैंक है 1990। तो ये सब कुछ चुनिंदा चीज, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, ये सब कुछ बात आपको ध्यान देने हैं स्थापना से संबंधित जो भारत में संस्था है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला मैंने एक प्रश्न रखा है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र के कितने स्वर्ण पदक मिले। क्योंकि महाराष्ट्र जो है, जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में भोपाल के अंदर हुआ है, तो इसमें महाराष्ट्र जो है टॉप पे रहा है। तो इसको जो है 56 गोल्ड मिला है। कितना मिला है जी? 56 गोल्ड मिला है। पिछले वाले में टॉप पे कौन रहा था? 4 वाले में खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा टॉप पे रहा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पिछला वाला जो है हरियाणा के पंचकूला में हुआ था, और जो करंट वाला हुआ है 23 के अंदर 5वां, ये मध्य प्रदेश के भोपाल के तात्या टोपे नगर में हुआ है। वर्तमान समय में दुनिया की सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? कोई बताएगा? वर्तमान समय में दुनिया की सबसे तेज कंप्यूटर किस देश के पास है? मैंने क्वेश्चन रखा है, तो ये अमेरिका के पास है। इसका नाम है फ्रंटियर सबसे ज्यादा क्षमता वाला जो है अभी कंप्यूटर है। अगर कोई बताएगा कि सुपर कंप्यूटर की क्षमता को किस में मापते हैं, तो फ्लॉप्स में मापते हैं। फ्लोटिंग मतलब इस प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से आपने मिप्स को लिखना है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसी प्रकार से यहाँ पे एफ से फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इस प्रकार से जो है इसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉप्स, है ना, फ्लॉप्स है ना। तो इस प्रकार से जो है फ्लॉप्स में मापते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का पिता कौन है? तो सैमुअल क्रे है। और भारत में जो है विजय भटकर साहब जो है सुपर कंप्यूटर के पिता हैं। और ओवरऑल खाली कंप्यूटर का पिता पूछा जाता है ना, तो चार्ल्स बेबेज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथकली से संबंधित कलाकार है? जैसे आपको कल जो है ओडिसी से पूछा गया कलाकार है ना, तो आज मैंने कथकली से रखा है यहाँ पे। तो कथकली से संबंधित कलाकार ध्यान से सुनिए, उदय शंकर है, कृष्णा नायर है, शांताराम है, मृणालिनी साराभाई है, कृष्णन कुट्टी है। ये सभी आपके कथकली से संबंधित है।
कथकली जो है केरल के शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी से तो सीधे रेड्डी फैमिली आपको याद रखना है। साथ ही साथ यामिनी कृष्णमूर्ति ये आपका भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य तो सब मिला जुला ही नहीं है। इसके अलावा राधा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, स्वपन सुंदरी, ये सभी आपके कुचिपुड़ी के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, यानी कहने का मतलब है रेड्डी फैमिली को आप जो है कुचिपुड़ी के साथ लगा देना। इसके बाद भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार जो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, अभी अभी आपने देखा ये कुचिपुड़ी भी कर लेता है। सोनल मान सिंह जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है ना। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, लीला सैमसन भरतनाट्यम, मालविका सरकार भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम के हैं। भरतनाट्यम कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा ओडिसी के प्रमुख कलाकार सोनल मान सिंह, गुरु केलुचरण महापात्र। कल पूछा गया था सुजाता महापात्र, क्या पूछा गया था? सुजाता महापात्रा। महापात्रा जो सरनेम है ना उड़ीसा में लगती है ज्यादातर, वैसे इंडिया में हर जगह लगती है, इसी पे कोई एक्शन मत ले लेना भाई, है ना। इंद्रानी रहमान और शेरोन लवेन। शेरोन लवेन जो है ये फॉरेनर है, ये भी आपका जो है ओडिसी नृत्य के नर्तक हैं, तो इनको भी पूछा जा सकता है। मणिपुरी नृत्य के कलाकार जो हैं गुरु अमली सिंह है, नल कुमार सिंह है, यानी सिंह सरनेम जो है मैक्सिमम मैंने रीड किया है कि मणिपुरी से संबंधित है। इसके अलावा कलावती देवी और चारू माथुर, ये दोनों को पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। और झावेरी बहनें तो मणिपुरी से है ही, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? देखिए जो आपका पर्यावरण है ना, इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से को कहा जाता है क्रोड। देखिए पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। मान लीजिए ये सबसे ऊपर वाला भाग है, अपर है, ये मिडिल है, ये मिडिल है, और ये आपका लोअर मान लेते हैं। जिस प्रकार से आप ट्रेन में सीट मतलब ट्रेवल करते हैं तो अपर लोअर मिडिल बर्थ होता है ना, तो सबसे अपर वाले को कहा जाता है आपका क्रस्ट, ये सबसे ऊपरी भाग है। बीच वाले को मेंटल कहा जाता है, पागल कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। और सबसे निचले वाले को क्रोड कहा जाता है। इसे कहीं कहीं गुरुमंडल भी लिखता है एसएससी शुद्ध हिंदी में, ठीक है। क्रोड को गुरुमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे निचले भाग को क्रोड या गुरुमंडल कहेंगे। क्रोड के केंद्रीय भाग भी कहा जाता है, इसके कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका निकेल धातु सुने हैं, और लोहा, इन दोनों की जो है बहुलता पाई जाती है, आयरन और निकेल की। इसके अलावा पृथ्वी के सतह पे यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं कि पृथ्वी के सतह पे क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन धातु तो नहीं होते, ये तो तत्व हैं, तो ऑक्सीजन तत्व हो गए। सिलिकॉन का दूसरा स्थान है, लेकिन सिलिकॉन भी धातु तो नहीं होते, तो ये क्या है? उपधातु है, यानी ये अर्धचालक हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर धातु पूछ दिया जाए मेरे बंधु, तो एल्युमिनियम को लगा देना। सियाल और सीमा का नाम आपने सुना होगा, सिलिकॉन और सियाल ऐसे लिखते हैं, CLL, सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा सिलिका और मैग्नीशियम। तो भाई ये तत्व है ऑक्सीजन, ये लगभग 46% कवर किए हुए हैं। सिलिकॉन है, ये उपधातु में आ जाता है। लेकिन अगर आपसे पार्टिकुलर पूछ दे कि पृथ्वी के भूपटल पे कौन सा धातु सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम को लगाना, ऑक्सीजन को मत मार देना, ठीक है। ओवरऑल खाली ये पूछे कि किस चीज की बहुलता होती है, तब तो ऑक्सीजन है, ये है। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1784 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? इंपोर्टेंट रहेगा ये, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में हुआ था। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब दिन धूम मचा रहा है, ये है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंशिएट करना, कि भाई क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो आइए ये दोनों हैच लाइन जो है इसको आप आराम से पढ़िए जरा। ये बता रहा है पादप कोशिका के बारे में, क्या लवक पाई जाती है। लवक जैसे क्लोरोफिल वगैरह आपने नाम सुना है, ये भी तो हरित लवक है, तो लवक तो है। हरित लवक जो है आपका क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है पौधे में। और आदमी कौन सा प्रकाश संश्लेषण करता है भाई? तो क्यों रहेगा?
तो है ना। तो ये याद रखने के लिए अच्छा है कि लवक नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। अभी नीचे जंतु कोशिका है, इसमें लवक नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। दूसरा कोशिका भित्ति, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है कि भाई कोशिका भित्ति जो है आपका सेल वॉल जो है ये सिर्फ पादप के दीवार पे ही रहता है। आपने आदमी के ऊपर कभी इतना मोटा छाल देखा है क्या? जैसे आपने किसी पेड़ के ऊपर देखा होगा, पहले छाल नीचे तो अंदर सारिल निकलता है, गांव घर में सारिल बोलता है, उसको चिरा के दरवाजा और बोजा बनता है, लेकिन ऊपर का खपलोइया फेंक देते हैं। तो ये इस प्रकार से जो कोशिका का जो वाल है वो जंतु कोशिका में नहीं रहता, नहीं तो आदमी बड़ा भद्दा दिखेगा, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में रहता है, जंतु कोशिका में नहीं रहता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो सेंटेरोस है, तारक काई बोलते हैं हिंदी में, ये आपका अनुपस्थित रहता है कोशिका में और जंतु में रहता है, ठीक है। तो हो गया डिफरेंशिएट भाई, मजाक मजाक में, है ना। लवक हमको प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है तो क्यों रहेगा, हमको सुंदर दिखना है भाई तो कोशिका भित्ति क्यों लगाना है यार, मुखौटा खराब हो जाएगा, है ना। और तारक काई तो हमको चाहिए क्योंकि हम जो है चलायमान है, हम एक जगह खड़ा नहीं रहते हैं, हमें अलग अलग समय में अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मुझे बोलने की एनर्जी की जरूरत है, यानी जो हमारे ये गला है और ये पेट है जहां से ये आवाज निकल रही है, जहां से ये सब हो रही है, उतना दूर में ज्यादा एनर्जी है। मैं बैठा हूं तो मुझे टाइम की एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो तारक काई का रहना जो है अनिवार्य है। तो ये सब समझने की बात है, आप आराम से कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा कोशिका शब्द का प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने करा था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यार साइनोलॉजी तो कुत्ता के अध्ययन को कहा जाता है, गलत छप गया यहाँ पे। साइनोलॉजी जो है ये कुत्ता के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसे सुधार कर लीजिएगा। इसके अलावा कोशिका के जो उपस्थित मेट्रोकोन्ड्रिया है इसे पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा भारत में ज्वालामुखी उद्गार से बना झील कौन सा है? तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बने हैं। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पे बना झील कौन सा है? तो भारत में जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर, ये जो है प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पे बनने वाली झीलों में से एक है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो लगून झील है और साथ ही साथ खारे पानी की झील है, ये ओडिशा के अंदर स्थित है। और रामसर साइट में सबसे पहले यही जगह पाया था। वर्तमान में 75 रामसर साइट है इंडिया में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा बिहार में एक ही रामसर साइट है भाई, कवर झील, तो ये ध्यान रखेंगे, बेगूसराय में है। इसके अलावा लोकटक झील, जो झील के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो झील स्थित है ये आपका हुसैन सागर झील स्थित है। जैसे कल पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु के बीच में स्थित झील कौन सा है ना, तो ये बता दिए थे पुलिकट झील। पूर्व तटीय झील जो है ये पुलिकट झील है और चिल्का झील है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2022 के विजेता कौन है? तो भारत हो गया विजेता और उप विजेता हो गया स्पेन। तो ये क्वेश्चन को टॉप प्रायोरिटी पर रख लें, अभी तक पूछा नहीं गया है। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2022 इसे VVI कर लेंगे, आने वाले शिफ्ट के पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक है। अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, भारत कौन रहा है? विजेता रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जो साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, तो इसके विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार, ठीक है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता रहा अर्जेंटीना, उप विजेता रहा फ्रांस। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो आपका भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, तो इसके विजेता रहे हैं जर्मनी और उप विजेता रहे बेल्जियम, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे कि समानता से संबंधित कितने आर्टिकल हैं? तो 14 से लेकर 18 मिला लीजिए 5 गो होगा। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 मतलब 2 गो होगा। धर्म जो है 25 से लेकर 28 मतलब 4 गो होगा। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं, 25 से लेकर 28 4 गो होगा। तो ये थे मेरे तरफ से सुझाए हुए वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क मिलता है, कहीं भी PDF जो है पैसा देने की जरूरत नहीं है।